हेलो गाइस, आज आपको कराऊंगा सीटेट जैन 2024 मैथ के लिए पेडागोजी पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें मैंने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम देने से पहले आप एक बार प्रैक्टिस सेट को देख कर जरूर जाएँ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, मैं कक्षा 4 के छात्रों को समझाने के लिए क्या समझाना, 1/10 1/100 से बड़ा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जो TLM है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में नंबर 1 में दिया है हमें जियो बोर्ड, नंबर 2 संख्या चार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो संख्या चार्ट ही होगा, क्योंकि जो संख्या चार्ट है वो हमारा, इस पर कई संख्याओं के भिन्नात्मक रूपों को दिखाया जाता है। तो भिन्न को समझने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो संख्या चार्ट ही है। जो जियो बोर्ड होता है हमारा, इस पे हम आकृतियों की शेप क्या है, आकृतियाँ क्या है, उनकी कोर क्या है, ये सब समझते हैं। गिनतारा में हम गिनतारा क्या करते हैं, इसमें हम पहाड़ी जो कैलकुलेशन होती है वो करते हैं। मैथ की जो कैलकुलेशन होती है वो गिनतारा आप समझते हैं। और 10x10 की जो वर्गीकृत ग्रिड होती है ये भी एक ग्रिड टाइप की होती है, इसमें भी हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, कक्षा 2 के छात्रों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने के सबसे उत्तम उपकरण है। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया उसमें आपके लिए बताया था कि जियो बोर्ड क्या करता है, आकृतियों और उसके लंबे और जो किनारे हैं इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, जियो बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का एरिया समान है। इसने क्या बोला है, एक आयत दिया है और एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसका एरिया क्या बोला है, समान है। परंतु कक्षा 4 के छात्रों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का एरिया अधिक है। शिक्षक छात्रों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के एरिया समान है। ठीक है, आपको समझ में आया। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है उसको आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने लैंग्वेज एक बार सही से पढ़ ली तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला हमें दिया है कागज़ मोड़ने के प्रयोग से। तो जो कागज़ मोड़ने का प्रयोग है ये हम समांतर चतुर्भुज और आयत का एरिया निकालने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि कागज़ जो मोड़ना है वो तो हम शेप बनाने के लिए यूज करते, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें राइट ऑप्शन नहीं पता है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लें, जिससे कि हमें जो राइट ऑप्शन है वो मिल जाएगा। सेकंड इसने दिया है पैमाने के प्रयोग से। तो पैमाना हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई लेंथ मेजर करने के लिए, उसका हम पैमाने का यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जियो बोर्ड मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जियो बोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, आकृतियों की शेप और साइज जानने के लिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो यही हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है जिस पर हम प्रदर्शित करके ये दिखा सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, और हम बच्चों को समझा सकते हैं इस पेपर पे कि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, मतलब समान है, हमें ऑप्शन में दिया है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं आपको पेडागोजी पोर्शन के समथिंग 90 to 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि इसमें जो पेडागोजी पोर्शन आता है वो 15 क्वेश्चन आते हैं जो पेपर आता है। तो 15 नंबर के लिए आपको मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप अगर एक बार देख कर चले जाएंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, यदि एक छात्र को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, मतलब कोई छात्र है जो संख्याओं को नहीं पढ़ पा रहा है और उनकी जो कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो छात्र को क्या असमर्थता है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे पहला हमें इसमें ऑप्शन दिया है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। अगर किसी छात्र को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसमें तो वो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। सेकंड दिया है इसने ऑप्शन गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गणित में जो कैलकुलेशन होती है, संख्याएं होती हैं, उनको समझने में जो समस्या आती है, तो इसने क्वेश्चन में हमें यही बताया कि संख्याओं को और परिकलन करने में समस्या आ रही है, तो उसे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उस बच्चे को डिसकैलकुलिया है, मतलब वो गणित में अक्षमता दिखा रहा है। थर्ड उसने ऑप्शन दिया दृश्य स्थान संगठन में अक्षमता, और चौथा दिया पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। अगर उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसे डिसलेक्सिया होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही कई और शानदार क्वेश्चन को जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, जियो बोर्ड जिसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन फिर से एक बार वही आ गया है,
जो मैंने इससे पहले आपको करा चुका हूँ कि जियोबोर्ड क्या है, वो ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं बताता है। मतलब आकृतियों की, और आकृतियाँ किस साइज सेज में है, त्रिभुज है, ट्राइंगल है, आयत है या वर्ग है, ये किससे लगाते हैं, जियोबोर्ड से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अब बी ऑप्शन में दिया है दो बिंब और त्रिबिंब आकृतियों में अंतर, ये जियोबोर्ड नहीं कर पाता है। समिति की अवधारणा, जो समिति की अवधारणा ये जो होती है हमारी, इसे हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री भी जियोमेट्री में, सॉरी जियोबोर्ड में हम नहीं बता पाते हैं। फोर्थ हमें ऑप्शन दिया आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो यहाँ मैंने आकृतियों के बारे में इसने बताया, आकृतियों के बारे में बताता है, लेकिन जो रेखाएं और कोण है इनके बारे में नहीं बताता है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। मतलब हम किसी वस्तु को माप रहे हैं तो हम किस स्टेप बाय स्टेप उसे मापेंगे वो हमें बताना है। ये इसने 4 स्टेप दिए हैं, तो इनमें से हमें छांट के लिखना है, मतलब बताना है हमें कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला इसने दिया है छात्र लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेकंड इसने क्या दिया, छात्र लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन से दिया है छात्र सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और फोर्थ दिया है छात्र मीट्रिक मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है। तो इन सब में पहले हम क्या करेंगे, जब किसी भी चीज़ को हम मापेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, उसको सत्यापन करेंगे कि हाँ इस चीज़ को ही हमें नापना है। तो वो हमें किस ऑप्शन में दिया है, अवलोकन मतलब देखना, और सत्यापन करना, ये ऑप्शन नंबर सी। तो पहला नंबर पर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको मापेंगे। हमें पता नहीं है वो किससे मापना है, तो पहले हम क्या करें, उसकी जो अमानक इकाइयाँ हैं, जो उसकी अमानक इकाइयाँ हमें पता नहीं है, के लिए हमें किससे उसे नापना है, हम पहले उसे ट्राई करेंगे नाप के। तो हम उसे अमानक इकाइयों के द्वारा नाप कर प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड हम क्या करेंगे, जब हमारा अमानक इकाइयों से उसका सही माप नहीं आएगा तब हम क्या देखेंगे, उसकी जो मानक इकाई है वो हमें मिलेगी। तो तीसरे नंबर हम क्या करेंगे, उसकी जो मानक इकाई है उससे उसे मेजर करेंगे। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, उस जो मानक हमने जो उसकी माप की है उसमें देखेंगे छात्र मीट्रिक या मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को, मतलब उसमें क्या मीट्रिक और मैट्रिक इकाइयों का क्या संबंध है वो हम समझेंगे कब, लास्ट में आके। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये होगा। तो हम इसमें देखते हैं पहला कौन सा, सी। तो सी किस ऑप्शन में पहला दिया है, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एस। इसमें हमें सी फर्स्ट दिया, तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा सी, फिर बी, फिर ए और डी, सी बी ए डी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, तो इसको अच्छे से आप देख कर जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। ठीक है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। मैं जहाँ भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप वहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त परिमाणों को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो अब इसका पूरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 में पढ़ता है, वो त्रिभुज की श्रेणियों में वर्गीकृत तो कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के जो कोण का योग 180 डिग्री होता है इसको वह समझने में कठिनाई होती है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। अब मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें क्या होता है। यदि कोई छात्र या कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत तो कर सकता है परंतु उस प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर सकता है, तो प्याजे के अनुसार वो जो बच्चा जो छात्र है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब बच्चा किसमें है, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है डाटा, जिसे हम बोलते हैं आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। मतलब ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों आकलन करने के लिए उपयुक्त तो हैं, लेकिन इन सब में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है वो हमें छांटना है, वो हमें बताना है कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है भूमिका निर्वाह। मतलब कोई भी छात्र उसकी समझ का आकलन करने के लिए उसका जो क्या रोल प्ले है, ये एक ऑप्शन है। सेकंड हमें दिया है भी वर्ग पहली, हम वर्ग पहली से भी छात्र की समझ क्या है उसका आकलन कर सकते हैं। एंड सी हमें दिया है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, मतलब एक हम सर्वेक्षण बनाए कि जो छात्र है उसकी समझ हम कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में दिया अगर हम प्रश्नोत्तरी कराएं तो उससे भी हम छात्र की समझ का पहचान कर सकते हैं। तो इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगर हम सर्वेक्षण आधारित परियोजना बनाकर छात्र की समझ का आकलन करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल में क्या समझ है वो हमें मालूम पड़ेगा। तो यही इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन थे, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था।
विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन हैं, 5 रबड़ हैं और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना करने के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हमें क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि बच्चा जो है उसने सारी वस्तुएं तो पकड़ ली, लेकिन उसे ये बताना मुश्किल पड़ा कि इसमें कौन सी वस्तु अमूर्त है और कौन सी असंगत है। वो इस समय पहचान नहीं कर पा रहा था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये होगा, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। बी इसने दिया है स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत, ये इसका नहीं होगा। एक का सघनता सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। और लास्ट में दिया है अमूर्तन सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शन ने क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, ठीक है ये। ऑप्शन बी दिया है हमें गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। हाँ, जो गणित में पहेलियां होती है वो हमारा प्रतिदिन के विचारों में और गणित में जो संबंध है उसको भी स्थापित कर सकती हैं, ये भी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसने में दिया है गणित को आनंददायक बनाने में। हाँ, जो गणित में बहुत सारी पहेलियां होती है वो गणित को आनंददायक भी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है चारों सही है, तो चारों हमारे किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है, क्या है? देखते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। बी ऑप्शन दिया है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। सी दिया है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। और डी ऑप्शन में दिया है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा सही है, क्योंकि जो चाक्षुष स्मृति है इसमें सर्वाधिक बाधा हमें गणित संबंधी तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कक्षा 2 के शिक्षक को योग मतलब जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। ठीक है, एक शिक्षक ने योग के कुछ मतलब शाब्दिक अर्थ वो किसी विद्यार्थी को हल करने के लिए दिए हैं। क्या उसने दिया है? एक टोकरी में 5 सेब हैं, ठीक है, एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं, ये उसने पूछना था। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन में क्या दिए हैं? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चय। तो हमारा पृथक्करण क्या होता है? ये होता है अलग करना। तो यहाँ तो हम अलग नहीं कर रहे हैं, हम 5 थे उसमें 7 और डाल दिए, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। संवर्धन भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। और योग की पुनरावृत्ति मतलब हमको योग कर रहे हैं उसको बार बार मतलब योग कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा। और समुच्चय हमारा क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो हम 5 थे, 5 में हमने 7 और डाले, तो हमने क्या उसका समुच्चय बना दिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हम 5 सेब थे उसमें हमने 7 सेब और डाले से एक समुच्चय रूप बन रहा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है। सुश्री रीना जो दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए कौन सी ग्रिड गतिविधि का प्रयोग कर रही हैं? तो उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। कौन सा? ये फिगर दिया हुआ है, ये यहाँ इन्होंने बताया कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली ग्रिड है ये 0.3 की है, ठीक है, और जो वर्टिकल वाली ग्रिड है वो 0.2 की है। अब इन्होंने ये पोर्शन पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने समझाया कि 0.2 इंटू 0.3 की जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या 0.06 मिल रहा है। तो इस तरह से ग्रिड गतिविधि का वो प्रयोग करते हैं। अब इसने पूछा क्या? इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही हैं? सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं। ये जो ग्रिड गतिविधि है कोई परंपरागत उपागम तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं। तो समस्या का समाधान करने के लिए मतलब उसका जो कौशल विकास है उस पर बल दे रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर कर्मशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो ये तो इसने सही बोला है, मतलब परिक्रमणशील ज्ञान है उस पर तो ज़्यादा बल दे रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम दे रही हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या दिया है? संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा परिक्रमणशील ज्ञान पर कम। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो जो संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर तो बल दे रही हैं, लेकिन जो परिक्रमणशील ज्ञान है उस पर कम बल दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें दिया हुआ है। पैटर्न की पहचान करना, मतलब कोई पैटर्न है उसकी पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों अनिवार्य हिस्सा है ये हमें बताना है।
तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। नंबर 2, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नंबर 3 जो सी ऑप्शन दिया है वो दिया है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, मतलब जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा सक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें वो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी वो भी आ रही छात्र में, बढ़ावा दे रहा है, और संख्याओं तथा सक्रियाओं जो गुणा भाग और मल्टीपल वाली सक्रियाएँ होती हैं इनकी भी विशेषताओं को समझने में उनकी मदद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तो थैंक्स।